हेलो फ्रेंड, ट्रिक टू लर्न क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्राचीन इतिहास का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। देखिए, जिन लोगों ने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है प्राचीन इतिहास का, वो कृपया हमारे चैनल पे जाके जो प्लेलिस्ट है इतिहास का, मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें जाके आप लोग प्राचीन वीडियो को, जो इससे पहले के जो भी वीडियो हैं उनको देख सकते हैं। जो भी प्राचीन इतिहास की वीडियो आप उसको देख सकते हैं। देखिए, वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ने से पहले, इससे पहले की जो चीज़ें थी उसके बारे में एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, है कि नहीं है। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि जब मानव का विकास हुआ तो मानव के विकास को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा, जिसे हम लोग पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल कहते हैं। पुरा पाषाण काल में क्या था कि जो मनुष्य हैं वो पहाड़ों कंदराओं में रहते थे, बड़े बड़े भारी भारी उनके हथियार होते थे जिससे वो जानवरों का शिकार करते थे, और उसके बाद वो क्या करते थे कि उसी से अपना भोजन प्राप्त करते थे। मध्य पाषाण काल आया। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि मनुष्य ने जानवर को अपना पालतू बना लिया, नदियों के किनारे रहने लगे, है कि नहीं है। शिकार उनको नदियों के किनारे तक खींच के ले आए। धीरे धीरे और समय बदला, नव पाषाण काल आया। नव पाषाण काल में क्या हुआ कि मनुष्य जो है समूह में रहने लगे, घरों में रहने लगे, शिकार के साथ साथ वो खेती करने लगे, कृषि करने लगे, जौ उगाया, गेहूं उगाया, है कि नहीं है। धीरे धीरे फिर क्या हुआ, धातु युग आया। सबसे पहले मनुष्य ने तांबा धातु की खोज की। तांबा के बाद तांबा और टीन मिला के कांसा की खोज की। उसके बाद लौह युग आया। लोहे का प्रयोग हो गया, लोहे की खोज की, लोहे का प्रयोग शुरू हो गया, है कि नहीं। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, आपकी एक नगरीय सभ्यता जन्म ली जिसको हम लोग सिंधु सभ्यता या सैंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल में आपको पढ़ा चुका हूं, है कि नहीं है। धातु युग में आपको पढ़ा चुका हूं और सिंधु सभ्यता में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो जब सिंधु सभ्यता में आप लोगों ने पढ़ा होगा मोहनजोदड़ो सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा होगा। तो ये जब सारी सभ्यताओं का नाश हो गया तब एक नई सभ्यता जन्म ली जिसको हम लोग वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। देखिएगा, सिंधु सभ्यता आपकी नगरीय सभ्यता थी, यानी कि वहां पे हर चीज एक सिस्टमेटिक तरीके से था। वो एक शहर की तरह बसा हुआ था, नगर की तरह बसा हुआ था, है कि नहीं है। जैसे सैनिकों के रहने की जगह थी, राजा के रहने की जगह थी, बाजार के लिए जगह था, नगर में प्रवेश का प्रवेश द्वार बना हुआ था, हर चीज़ एक सिस्टमेटिक तरीके से था। जबकि वैदिक सभ्यता आपकी ग्रामीण सभ्यता थी। भाई, जब सब कुछ नष्ट हो गया, फिर जब कोई भी चीज़ स्टार्ट होता है तो वो तो जीरो से ही स्टार्ट होगा ना, फिर 0 1 2 ऐसे चलेगा। तो जब आपका सिंधु सभ्यता की समाप्ति हो गई तब जो है आपकी जो वैदिक सभ्यता आई उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रामीण सभ्यता कहते हैं। अब सिंधु सभ्यता के समाप्त होने के पीछे अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। कई लोग कहते हैं कि बाढ़ से सिंधु सभ्यता की समाप्ति हो गई, कई लोग कहते हैं आग लगने से हो गया, कई लोग कहते हैं कि आर्य आक्रमण किए और वो क्या किए, उनको मार दिए। कई लोगों का कथन है कि भूकंप से हो गया। यानी कि हर विद्वान का अपना अलग अलग मत है, लेकिन सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त मत कौन सा है, तो बाढ़ वाला। जो बाढ़ से जो है समाप्ति का जो मत है वो सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है, ठीक है। अब सिंधु सभ्यता के बाद आया वैदिक सभ्यता। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो वैदिक सभ्यता है वो क्या है, ग्रामीण सभ्यता। भाई, सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, लेकिन वैदिक सभ्यता क्या है, ग्रामीण सभ्यता है। और वैदिक सभ्यता को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक है आपका ऋग वैदिक काल और दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल। पहला क्या है, ऋग वैदिक काल, और दूसरा क्या है, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। ऋग वैदिक काल में ही ऋग्वेद की रचना मानी जाती है, इसलिए इस समय का नाम ऋग वैदिक काल रखा गया। और आर्यों के आगमन के बारे में, आर्यों के बारे में इसी ऋग वैदिक काल में चर्चा की गई है, ठीक है। दूसरा क्या है, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में क्या है कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सबों की रचना हुई। अब ऋग वैदिक युग में, ऋग वैदिक काल में जो नियम कानून बने थे उसमें बहुत ज़्यादा और परिवर्तन हुआ उत्तर वैदिक काल में। एक चीज़ जान लीजिए, ऋग वैदिक समय में नियम कानून से लेकर हर चीज़ बहुत अच्छे से था। उत्तर वैदिक काल में आके धीरे धीरे जो है चीज़ें थोड़ी सी डिसबैलेंस हो गई, खराब होने लगी, ठीक है।
तो अब हम लोग बात करते हैं ऋग वैदिक काल के बारे में कि ऋग वैदिक काल होता क्या है। तो देखिएगा यहाँ पे मैंने हेडिंग डाला है आपका ऋग वैदिक काल, और ऋग वैदिक काल का मैंने समय डाला है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, यानी कि ऋग वैदिक काल के जो समय है उसको 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया ना कि जो ऋग वैदिक काल है इसी में आर्यों का आगमन भी माना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आर्य की, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। देखिएगा कह रहा है आर्य क्या है, तो आर्यों के मूल स्थान व आगमन काल के संबंध में मतभेद है, परंतु अधिकांश विद्वान मैक्समूलर के विचार से सहमत है। यानी कि आर्य कहाँ से थे, कहाँ से आए थे, इसके लिए अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त मत किसका है, तो मैक्स मूलर का जो है वो सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। अब देखते हैं कि किस किस विद्वान ने आर्यों के आने का समय, आर्यों के आने का मूल स्थान को क्या क्या बताया है। तो देखिए मैंने यहाँ पे नीचे 2 कॉलम बनाए हैं, एक में लिखा है विद्वान और दूसरे में लिखा है आर्यों का मूल स्थान। देखिए विद्वान में मैंने सबसे पहला लिखा है मैक्समूलर। मैक्समूलर आर्यों का मध्य एशिया में एक जगह थी बैक्ट्रिया का मानते हैं, और यही सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मैक्समूलर के अनुसार आर्यों का मूल स्थान कहाँ माना जाता है, तो मध्य एशिया के बीच में एक जगह थी बैक्ट्रिया, वहाँ से जो है माना जाता है। भाई क्यों? क्योंकि वे भाई पैदल ही तो आएंगे, उस समय समुद्री मार्ग उतना ज़्यादा डेवलप कहाँ था, छोटे छोटे नाव चलते थे, बड़े बड़े जहाज नहीं चलते थे। तो मध्य एशिया में एक बैक्ट्रिया जगह थी, वहीं से माना जाता है। जबकि बाल गंगाधर तिलक का मानना क्या है कि वो उत्तरी ध्रुव आर्कटिक प्रदेश के थे। एक और विद्वान जिनका नाम है अविनाश चंद्र दास, ये सप्त सैंदो क्षेत्र का मतलब समझते हैं, जहाँ पे 7 नदियों का पानी हो, बीच में स्थल हो, चारों तरफ क्या हो, 7 नदियों का पानी हो, 7 नदियों का जल हो, उस क्षेत्र को सप्त सैंदो क्षेत्र कहते हैं। बेसिकली जो प्राचीन समय में सिंध वगैरह का जो प्रांत था वो सप्त सैंदो क्षेत्र के अंतर्गत आता था। एक और विद्वान है गंगानाथ झा, वो ब्रह्मर्षि देश का मानते हैं। ब्रह्मर्षि देश मतलब गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, यानी गंगा यमुना के बीच के क्षेत्र को हम लोग ब्रह्मर्षि देश कहते हैं। इसी तरह से एक और विद्वान है जिनका नाम है गार्डन चाइल्ड एवं नेहरिंग, और ये दक्षिणी रूस का मानते हैं। जबकि गाइल्स जो हैं हंगरी अथवा डैन्यूब नदी घाटी का मानते हैं। ठीक है, मैंने देखिए सबका नाम लिखा है मैंने यहाँ पे ताकि कंफ्यूजन ना हो। अभी आगे मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसे बनते हैं इस पे। प्रोफेसर पेंका जो है वो जर्मनी का मैदानी भाग मानते हैं, जबकि दयानंद सरस्वती जो है वो तिब्बत मानते हैं। वो मानते हैं कि जो आर्यों का मूल स्थान है वो तिब्बत है। और सबसे लास्ट है डॉक्टर संपूर्णानंद, और ये आल्पस पर्वत यानी कि यूरेशिया मानते हैं। अब देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन ये पूछता है कि आर्यों का मूल स्थान किसने उत्तरी ध्रुव माना है, नाम दे देगा, उसमें से बाल गंगाधर तिलक ये उत्तरी ध्रुव मान्य। चाहे दे देगा आर्यों का मूल स्थान किसने मध्य एशिया का बैक्ट्रिया माना है, तो क्या हो जाएगा, मैक्समूलर हो जाएगा। चाहे दे देगा आर्यों का मूल स्थान किसने तिब्बत माना है, तो दयानंद सरस्वती। या ये दे देगा कि दयानंद सरस्वती ने आर्यों का मूल स्थान कहाँ बताया है, तो तिब्बत। दे देगा डॉक्टर संपूर्णानंद ने आर्यों का मूल स्थान कहाँ बताया है, तो आल्पस पर्वत। तो ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त क्या है, तो मैक्समूलर का। मैक्समूलर जो मध्य एशिया में थे उनका जो है सबसे ज़्यादा क्या है, मान्यता प्राप्त है। तो अब हम लोग थोड़ा सा आर्यों के बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो देखिए कह रहा है कि आर्यों का आरंभिक जीवन पशुचारण का था, कृषि उनका गौड़ धंधा था। यानी कि वो करते क्या थे, पशुओं को चराते थे। देखिए आप लोगों ने सोचा क्यों नहीं किसी ने ऑथेंटिक दिया कि भैया आर्य यहीं के थे। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि जो आर्य थे वो पशुचारण करते थे, यानी कि पशुओं को चराते थे। और पशुओं को चराते चराते वो दूर दूर तक चले जाते थे। देखो जब कोई आदमी एक जगह कहीं स्थिर रहेगा, एक जगह अपना आवास मकान बना के रहेगा, तो हमको जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि ये आदमी कैसे रहता होगा, क्या होगा। लेकिन ये लोग क्या करते थे कि पशुओं को लेके एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह जाते थे। अब मान लो देवरिया से है, देवरिया से पशु लेके गोरखपुर गए, कुछ वहाँ पे गोरखपुर रुक गए, कुछ आगे बढ़ गए, लखनऊ बढ़ गए। तो इससे क्या होता है कि इनके मूल स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। अगर यही एक जगह देवरिया में रहते तो पता चल जाता कि भैया देवरिया में यहाँ पे है, आर्यों का मूल स्थान देवरिया है। लेकिन
पशुचारण करते थे, इसलिए मूल स्थान के बारे में सटीक जानकारी नहीं है। ठीक है, तो आर्यों का आरंभिक जीवन पशुचारण का था, कृषि उनका गौर धंधा था। ऐसा नहीं वो कृषि नहीं जानते थे, कृषि जानते थे, लेकिन मेन बिजनेस क्या था, पशुओं को चराना और पशुओं का जो है दूध पीना, मांस खाना, ये उनका मेन था आपका। इसलिए इनके पीछे कोई अवशेष नहीं मिले। सही बात है, एक जगह स्थिर रहेंगे तभी तो अवशेष मिलेगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि आर्यों की जो भाषा थी, संस्कृति। देखिए कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्यों की भाषा कैसी थी, तो आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत थी। भाषा संस्कृत थी, वो बोलना संस्कृत में जानते थे, लिखना जानते थे कि नहीं जानते थे, इसके लिए कोई भी अभी तक कोई भी मतलब कि ऑथेंटिकेशन नहीं है। अभी तक इसके बारे में कोई भी सटीक जानकारी प्राप्त नहीं हुई। इतनी ही जानकारी प्राप्त हुई है कि आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी, लेकिन संस्कृत लिखते थे कि नहीं लिखते थे इसके बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, आर्य जब भारत में आए तो वे दास थे, यानी कि जो यहाँ के जो भारत के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, इन लोगों को अपना दास बना लिया। अब जब दास बना लिया और धीरे धीरे इनकी संख्या में, आर्यों की संख्या में वृद्धि होने लगी, तब इन्होंने क्या किया, आर्यों ने अपना 5 ठो कबीला बनाया। 5, देखिए लिखा है ना कि 5 कबीले होने की वजह से इन्हें पंचजन्य कहा गया। जब आर्य धीरे धीरे इनकी यहाँ पे संख्या में वृद्धि हो गई तो इन्होंने क्या किया, 5 कबीला, कबीला जानते हैं ना, कई तो फिल्म वगैरह में देखेंगे छोटे छोटे होते हैं, एक उसमें कबीले का सरदार होता है, बाकी लोग रहते हैं। अब वो लोग क्या करते हैं, एक जगह दूसरी जगह ट्रेवल करते रहते हैं, है कि नहीं है। पहले के जो फिल्म होते थे उसमें दिखाता था बहुत ज़्यादा। तो 5 कबीले होने की वजह से आर्यों को पंचजन्य कहा गया। और कौन कौन से कबीले थे, तो एक कबीले का नाम था अनु, दूसरे कबीले का नाम था द्रुहु, तीसरे कबीले का नाम था पुरु, चौथे कबीले का नाम था तुर्वस तथा 5वां कबीला था यदु। ठीक है, तो 5 कबीले होने के कारण आर्यों को क्या कहा गया, पंचजन्य कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि आर्यों का संघर्ष गैरिक मृदभांड एवं लाल व काले मृदभांड वाले लोगों से हुआ। यानी कि जब आर्य जो कबीले बनाने लगे तो गैरिक मृदभांड, यानी कि जो मृदभांड यानी कि मिट्टी का जो बर्तन बनाते हैं, और गैरिक मतलब कि उस पर जो डिजाइन करते हैं, उनसे आर्यों का संघर्ष हुआ, युद्ध वगैरह हुआ। भाई जब धीरे धीरे हर आदमी की तो महत्वाकांक्षा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पे राज कर सकें, तो जब आर्य जो है कबीलों में रहने लगे तो वो क्या किए, गैरिक मृदभांड एवं लाल व काले मृदभांड, यानी कि वो कबीले जो लाल और काले मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, चाहे वो कबीले जो गैरिक मृदभांड के बर्तन बनाते थे, उनसे आर्यों का संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ, और जिनमें आर्यों की क्या हुई, जीत हुई। और जब आर्यों की जीत हुई तो वो क्या किए, अपनी सत्ता को और ज़्यादा आगे बढ़ा दिए। क्लियर हो रही है ना बात, समझ में आ रही है ना कैसे कैसे क्या हो रहा है। अब देखिए कि आर्यों के 2 प्रमुख राजा हैं, एक है आपके भरत और दूसरे त्रित्सु। ठीक है, इन्हीं आर्य के राजा भरत के ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, पता है ना। तो भरत और त्रित्सु जो हैं आर्यों के शासक वंश थे। इन दोनों वंशों के पुरोहित वशिष्ठ जो थे वो भरत वंश के भी पुरोहित थे और त्रित्सु वंश के भी क्या थे, पुरोहित थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि ऋग वैदिक काल के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। सही बात है, क्योंकि मैंने इससे पहले ही पढ़ा है कि जो ऋग वैदिक काल के लोग थे उनको कांसे की जानकारी थी, लोहे की जानकारी बाद में हुई। हकमानी वंश के शासकों ने क्या किया, लोहे के प्रयोग के बारे में बताया। तो जो ऋग वैदिक काल था उसमें लोहे का ज्ञान नहीं था। ये लोग कांसे के बारे में जानते थे, तांबे के बारे में जानते थे, टीन के बारे में जानते थे, तांबा टीन मिलाकर कांसा का प्रयोग करते थे, लेकिन लोहे का प्रयोग ये लोग नहीं करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि आर्य समाज पितृसत्तात्मक था, यानी कि आर्यों के जो आपके परिवार थे उसमें पिता को ही क्या कहा जाता था, मुखिया कहा जाता था। पिता ही सारा डिसीजन लेता था, निर्णय का अधिकार पिता को था, इसलिए क्या था, पितृसत्तात्मक था। नेक्स्ट है कि आपको पता ही है कि ऋग वैदिक काल में आर्य आए और उस समय ऋग्वेद की रचना हुई थी, है कि नहीं है। तो ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख किया गया है, यानी कि जो आपका ऋग्वेद है उसमें क्या किया गया है, 25 नदियों के बारे में बताया गया है। अब देखिए, अब मैंने हेडिंग डाला है ऋग वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था, यानी कि ऋग वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। तो देखिएगा, राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो सबसे छोटी इकाई थी कुल, और कुल को हम लोग क्या कहते हैं, परिवार। कुल कहे परिवार कहे,
कुल और परिवार से बड़ा होता है ग्राम, यानी कि कई परिवार को मिलाकर एक ग्राम बनता है, एक गांव बनता है। ठीक है। ग्राम से बड़ा होता था विष या वंश, कई जगह विष है, कई जगह वंश है, यानी कि कई छोटे छोटे गांव को मिलाकर क्या बनता था, विष बनता था। उसके बाद विश्व से बड़ा होता था जन, यानी कि कई विश्वों को मिलाकर क्या बनता था, जन बनता था। और जन से बड़ा था राष्ट्र, यानी कि कई जनों को मिलाकर राष्ट्र। जैसे आज हमारे यहाँ भी आज भी यही है कि नहीं है। सबसे छोटा परिवार कई परिवारों को मिलाकर आज के समय में गांव बनता है, कई गांवों को मिलाकर आज के समय में जिला बनता है, कई जिलों को मिलाकर आज के समय में राज्य बनता है, और राज्यों के समूह को हम लोग राष्ट्र या देश कहते हैं। आ रही है ना बात समझ में। तो उसी तरह प्राचीन समय में था। तो प्राचीन समय में सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो कुल या परिवार था, और जिसके प्रमुख को कुलप कहते थे, यानी कि उस घर का जो मेन गार्जियन था उसको कुलप कहा जाता था, कुल से कुलप। ठीक है। कई कुल को मिलाकर, कई परिवार को मिलाकर ग्राम बनता था, और जो ग्राम का प्रधान था उसको ग्रामणी कहते थे। जो गांव का मुखिया होता था, आज के समय मुखिया होते ना, तो प्राचीन समय में वही ग्रामणी होते थे। ठीक है। उसके बाद कई ग्राम को मिलाकर विश्व बनता है, जैसे हमारे यहाँ कई गांव को मिलाकर जिला बनता है, तो उसी समय कई गांव को मिलाकर विश्व बनता था, और विश्व का जो मुखिया होता है उसको विश्वपति, आज के समय में जिला अधिकारी कहते हैं, वो विश्वपति होता था। इसी तरह से कई विश्वों को मिलाकर जन बनता था। इसी तरह आज के समय में कई जिलों को मिलाकर आपका राज्य बनता है, और प्राचीन समय में जन का जो मुखिया उसको जनपति कहते थे, आज मुख्यमंत्री कहते हैं। इसी तरह से कई जनों को मिलाकर राष्ट्र बनता है। वर्तमान में भी आपके कई राज्यों को मिलाकर देश बनता है। अब प्राचीन समय में राष्ट्र का क्या होता था, राजा होता था। आज के समय में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है कि नहीं है। तो व्यवस्थाएं वही हैं, बस नाम बदल गया है। आगे बढ़ा जाए। अब देखिए मैंने हेडिंग डाला है कि ऋग वैदिक युग में वस्तुओं के प्राचीन नाम व आधुनिक नाम, यानी कि ऋग वैदिक युग में किसी वस्तु का प्राचीन नाम क्या था और वर्तमान में उसका आधुनिक नाम क्या। कई बार इससे भी आपके खासकर पीसीएस चाहे बीईओ जैसे एग्जाम में भी आपके इससे क्वेश्चन बनते हैं। जो बड़े लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें तो डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं। और बड़े लेवल का जो भी आप एग्जाम दोगे, पीसीएस दोगे, बीईओ दोगे, चाहे इस तरह का लोअर पीसीएस दे दो, चाहे समीक्षा अधिकारी दे दो, इस तरह का जब कोई भी आप एग्जाम दोगे तो आपको डीप ही पूछा जाता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। तो चलिए, मैंने दो कॉलम बनाया है, एक में है आपका प्राचीन नाम, दूसरे में है आधुनिक नाम। अब प्राचीन नाम में सबसे पहला लिखा मैंने उर्वरा, और उर्वरा नाम से ही देखिए उर्वरा मतलब उर्वरक, और उर्वरक क्षमता किसमें होती है, तो उपजाऊ मिट्टी में। तो वर्तमान समय में उपजाऊ भूमि कहते हैं, प्राचीन समय में क्या कहते थे, उसको उर्वरा कहते थे, है कि नहीं है। अगला है लांगल या सीर। लांगल मतलब क्या होता है कि जिसमें एक पैर हो। लांगल का मतलब क्या है, एक पैर हो, और वर्तमान में उसको हम लोग क्या कहते हैं, हल कहते हैं। हल में देखेंगे ना एक डंडी होती है। अगला प्राचीन नाम है ब्रिक, और नया नाम बैल हो गया, है कि नहीं। अगर संस्कृत में देखेंगे तो ब्रिक किसको कहते हैं, बैल को कहते हैं। अगला है करीश या सकृत, और करीश या सकृत को क्या कहते हैं, गोबर का खाद कहते हैं। देखिएगा समय कैसे बदलता है। पहले हम लोग गोबर के खाद से ही खेती करते थे, धीरे धीरे समय बदला, डाई, यूरिया वगैरह बहुत सारे उर्वरक आ गए। अब फिर वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती करने के लिए कह रहे हैं। फिर वही आप पुराने तरीके से ऑर्गेनिक खेती कीजिए, है कि नहीं। तो समय बदलता रहता है, समय जो है वो सबसे बड़ा बलवान है। तो करीश या सकृत को गोबर की खाद कहते हैं। अगला है सीता। सीता का मतलब होता है हल की बनी नालियाँ। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग वैदिक युग में सीता का क्या मतलब है, तो हल की बनी नालियों को क्या कहते हैं, सीता कहते हैं। जबकि पर्जन्य को बादल कहा जाता था। पर्जन्य का मतलब क्या होता था, बादल होता था। इसी तरह से उड़दर को क्या कहते थे, तो अनाज मापने वाला जो पात्र, जैसे आज के हमारे जो पात्र होता है ना, देखे होंगे कि वो होता है चना वगैरह उसमें करके तो उसको तौलते हैं, जो पात्र जो होता है, तो प्राचीन समय में उसको उड़दर कहते थे। और आज के समय में उसके बहुत सारे नाम है, हर जगह के अलग अलग नाम है। इस तरह से एक नाम है आपका कुशीद, और कुशीद किसको कहते थे, तो ऋण लेने व बलि देने की प्रथा को कुशीद कहते थे। अगर कोई व्यक्ति ऋण ले रहा है तो उसको कुशीद कहा जाता था, या कोई व्यक्ति बलि दे रहा है तो उसको कुशीद कहा जाता था। और सबसे लास्ट है आपका अनस। अनस किसको कहते थे, तो बैलगाड़ी। बैलगाड़ी को प्राचीन समय में अनस कहते थे, और नया नाम क्या हो गया, बैलगाड़ी हो गया।
दो चीज और समझ लीजिएगा, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा जन का उल्लेख किया गया, लगभग 275 बार जन का उल्लेख किया गया है। इसके बाद इंद्र का उल्लेख किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जन का 275 बार, उसके बाद इंद्र का 250 बार। इंद्र के बारे में, इंद्र उस समय वर्षा के देवता थे ना। आगे हम लोग इसके बारे में और डिटेल बात करेंगे, थोड़ा सा और एक दो चीजों को देख लिया जाए। एक चीज याद रखिएगा, आर्यों की सर्वप्राचीन संस्था थी जिसको विदथ कहते थे। ठीक है, वर्तमान में इसको जनसभा कहते हैं। जनसभा समझते हैं ना, कि जहां पे क्या होता था कि अलग अलग क्षेत्र के प्रतिनिधि जो है इकट्ठा होते थे और राजा वहां पे रहता था और अलग अलग क्षेत्रों के बारे में उन प्रतिनिधियों से जानकारी लेता था। जैसे वर्तमान में जो आपके कैबिनेट मंत्री होते हैं ना, अलग अलग जगह के मंत्री होते हैं और इन सबका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, चाहे केंद्र पे बात करेंगे तो प्रधानमंत्री होता है। तो उसी तरह से जनसभा का मतलब क्या है कि अलग अलग क्षेत्र, जैसे कृषि मंत्री हो गया, है कि नहीं, सिंचाई मंत्री हो गया, तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्र के मंत्री होते थे और ये लोग एक जगह बैठते थे जिसको जनसभा कहते थे और राजा इन सब के बारे में बात करता था कि आपके क्षेत्र में क्या कमी है, कैसे करना है, कर वगैरह कैसे लगाना है, इन सब के बारे में बात किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि कर संबंधी विशिष्ट अधिकारी को भागदूत कहते थे। भागदूत यानी कि हिस्सा लेने वाला, है कि नहीं, हिस्सा लेने वाला, उसको भागदूत कहते थे। नया में कर अधिकारी, वर्तमान में उसको कर अधिकारी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर कहते हैं। अब प्राचीन समय में उसी को क्या कहते थे, भागदूत कहते थे। यानी भागदूत का मतलब क्या होता है, हिस्सा। भाग मतलब होता है अंग या हिस्सा, हिस्सा लेने वाला। दूत मतलब किसी भी चीज में हिस्सा लेने वाले को भागदूत कहते थे। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रतापी राजा थे इंद्र, और इंद्र को कहते थे पुरंदर। क्या कहते थे, पुरंदर कहते थे। 250 सूक्त बताया ना, सबसे ज्यादा जन का प्रयोग किया गया, उसके बाद इंद्र का प्रयोग किया, पुरंदर का प्रयोग किया गया। 250 बार इनके बारे में बताया गया है। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा कि पशुओं के देवता को पुषण कहा जाता है। देखिएगा, ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता को पुषण कहते थे। उत्तर वैदिक काल में ये शूद्रों के देवता हो गए। जो पुषण है वो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए, जबकि ऋग्वैदिक काल में इनको पशुओं का देवता कहते थे। और सबसे लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है बेकनाट। अब बेकनाट किसको कहते थे, तो सूदखोर को, जो क्या करता था, लोन देता था, उसके बदले में जो ब्याज लेता था, उस सूदखोर को वर्तमान में उसको क्या कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं, आप लोग देखते होंगे। उस सूदखोर को प्राचीन समय में बेकनाट कहते थे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उत्तर वैदिक काल का बनाऊंगा, फिर हम लोग दर्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।